चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा कहता है कि सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन, सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन जब भी अपियर होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फिर से हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें, हल्का सा पिछले से लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के बारे में बताएं कि ये कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, उन सभी किए गए कार्य का जो समेशन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अंतिम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। और सभी फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन का मतलब है कौन कौन सा फोर्स हो सकता है, तो हम बोले पॉसिबिलिटी है या तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है या तो सभी फोर्स कंजर्वेटिव हो जाए, इसी को डब्ल्यू सी भी कह सकते हैं, या तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाए जैसे फ्रिक्शन वगैरह, या तो इंटरनल हो जाए। यही संभावना बताए थे पिछले क्लास में, देख लेना जो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हो, पिछले लेक्चर को भी देख। अब सभी वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है, कंजर्वेटिव के द्वारा है, नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा है, इंटरनल के द्वारा है, इन सभी का समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा हमेशा। अगर हम कह रहे हैं कि इफ इन आवर सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम में इंटरनल का वर्क डन तो हमेशा जीरो होता है जनरली, इसीलिए ये जीरो लिख देंगे। अगर हमारे सिस्टम में, इन आवर सिस्टम, एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। अगर हम कह रहे हैं कि ना ही एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये दोनों फोर्स एब्सेंट है, अगर ये दोनों फोर्स एब्सेंट है तो हम कहेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी क्या हो गया, जीरो। जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहाँ से करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी क्या हो गया, जीरो। बचा कौन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये बचा। अब देखो सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क, मतलब माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। उस दिन पढ़ाए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के बराबर होता है। अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखे, यही माइनस इसके आगे लगा देंगे, डेल्टा यू हो जाएगा। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के आगे क्या लग गया, माइनस। तो यही चीज हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को तुम लिख सकते हो, यू इनिशियल आगे आ जाएगा, यू फाइनल पीछे चला जाएगा। तो यही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को तुम क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तुम लिख सकते हो कि सर ये तो यू इनिशियल है माइनस यू फाइनल हो गया, ये है के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। के आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू आई का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल वाले को एक तरफ करो, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल आ गया। अब देखो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का समेशन किसी भी समय कांस्टेंट होता है। इसका तो यही मतलब है कि किसी भी स्थिति में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल, इनर्शियल लिखा गया है, इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का समेशन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एट एनी टाइम,
किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, अपरिवर्तित रहने वाला है। जब कोई भी एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर एक लाइन में हम लिखे तो U प्लस के, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब, जब कोई भी एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो होगा क्या सर आखिर, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि पोटेंशियल बदल के काइनेटिक में बदल जाएगा, काइनेटिक बदल के पोटेंशियल में बदल जाएगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब जब भी कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सिस्टम में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में नहीं है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, समझे। और कंजर्वेटिव फोर्स के मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर हम वर्क करेंगे तो जो भी पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन है वो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। बात समझ गए। एक मिनट। ठीक है, अब देखो, ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, दोनों का समेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम कहते हैं, अब देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को एक और नाम दिया जाता है, दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा हिंदी में। मतलब अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन टाइप का फोर्स जो एनर्जी को खा जाता है, वो मौजूद नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब जो न एनर्जी को दे सके ना ही खा सके, उस सिचुएशन में सिस्टम की टोटल मैकेनिकल ऊर्जा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसी को इसलिए टीएमई कंजर्वेशन भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक और नाम दिया जाता है। इसी को इसी को कहा जाता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल, क्या लिख रहे हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी एक नाम दिया जाता है इसको, जिसको इन शॉर्ट टीएमई भी कहा जाता है, टीएमई कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब जो अभी हम सीखें इसको कैसे यूज करेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन हमेशा कैसे कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि हम कहें कि एक बॉल को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं किसी स्पीड v से। तो इस बॉल पर हम विचार करते हैं। जब बॉल को हम फेंक रहे थे तो बॉल के पास क्या दिया गया था, स्पीकर ऑन कर सकते हो तुम लोग, मतलब माइक। बॉल को जब हम फेंक रहे थे तो बॉल को हमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी। मान लो हमारे हाथ में ये चाबी है, इसको हम फेंक रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, और ये फिर ऊपर की ओर जा रही है चाबी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो इसका क्या बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, दिख रहा है हमारा चाबी फेंक रहे हैं जो, जैसे जैसे हम, अब देखो जैसे जैसे ये चाबी ऊपर की ओर बढ़ रही है इसका क्या घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्या घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी। एक समय आएगा जब ये पूरे काइनेटिक एनर्जी को खर्च करके क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी को खर्च करके अपनी ऊंचाई हासिल करेगा। ऊंचाई हासिल करने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। मतलब जब हम फेंक रहे थे उस समय सिर्फ हमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी।
इस पूरे काइनेटिक एनर्जी को खर्च करके बॉल ने यहाँ पर क्या खरीदा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या खरीदा है? पोटेंशियल एनर्जी खरीदा। अब देखो कि इस दौरान अगर हम हवा के द्वारा फ्रिक्शन, एयर ड्रैग को जीरो माने, मतलब फ्रिक्शन जो है वो क्या मान ले? बिल्कुल जीरो, हवा भी कोई भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, तो वो इस बॉल की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा। अगर हवा के फोर्स को हम नहीं मानते हैं, फ्रिक्शन को नहीं मानते हैं, अर्थात कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है यहां, अगर बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? अगर तुमसे पूछे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद है तो कहेंगे नहीं है, जीरो है। ये नहीं है मौजूद मतलब जीरो है का मतलब नहीं है। अगर पूछे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कहेंगे नहीं है। और कंजर्वेटिव फोर्स है? तो कहेंगे हाँ है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब वो जीरो नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव? तो यहाँ ग्रेविटी है। कौन सा फोर्स यहाँ कंजर्वेटिव है? तो ग्रेविटी। तो कहने का मतलब एक सिम सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर इंस्टेंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। हमने बॉल के मास को m दिया, इसकी स्पीड को v दिया। अब बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड घटेगी, और एक समय आएगा जहां पर इसकी स्पीड बिल्कुल शून्य हो जाएगी। बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? बिल्कुल शून्य हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। बचा पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल निकालना हो, और जब हम फेंक रहे थे ग्राउंड के लेवल से तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी हमने कितना दिया था? तो काइनेटिक एनर्जी दिया था हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आया? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पीओसी, ये क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब अगर इस पर और विचार करेंगे तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल जो है वो यू इनिशियल है जीरो, के इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर, के फाइनल जो हमारा वो है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यू है। अर्थात यू जो हो सकता है, अगर हम कहें कि एच हाइट ऊपर गया है तो यू क्या लिख सकते हैं हम? एम जी एच। तो ये हमारा एम जी एच हो गया, और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एच निकालना चाहें तो देखो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे टू जी का रूट अंडर, है ना। और ये हो गया एच बराबर, ओहो, रूट क्यों होगा? वी स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। रूट कहाँ से हम ला दिए? क्योंकि एच में स्क्वायर थोड़ी है जो उधर रूट आ जाए। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई टू जी, याद है? मैक्सिमम हाइट के लिए हम लिखते थे यू स्क्वायर बाई टू जी, देखो वही चीज आया है। इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ वी दिए है इसीलिए ये वी के फॉर्म में, अदरवाइज यू देते हैं तो यू स्क्वायर बाई टू जी होगा। देखो इस तरह से भी हम क्या निकालिए, कौन सा थ्योरम लगा के? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम निकाल लिए कि हाइट एटेंड यू स्क्वायर बाई टू जी होगा, मैक्सिमम हाइट एटेंड। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया ये? काजल, अगला सर। देखो। ठीक है, जैसे एक मान लो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड दे दे कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बनाना है, समझे? जैसे मान लो कि इस बार उल्टा देते हैं, और यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बनाना। एक बॉल का मास m है, इसको 2 मीटर प्रति सेकेंड से हम छोड़े हैं। किस हाइट से? तो हाइट है 20 मीटर। जब बॉल ग्राउंड को छुएगा उस समय बॉल की स्पीड क्या होगी? फाइंड स्पीड ऑफ बॉल
व्हेन इट रीचेज टू ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा उस समय बॉल की स्पीड क्या होगी, बताना तो थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाकर बनाना है, जल्दी बना के बताओ, इतना टाइम लगने लायक नहीं है ये क्वेश्चन। बताएं? देखो, नहीं बन पा रहा है तो तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाओ। इनिशियल सिचुएशन लिखो पहले। अगर ये एच हाइट ऊपर है तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन रहा है ना, जब हम ड्रॉप कर रहे थे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर तुमसे पूछा जाए के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो क्या लिखोगे? हाफ एम, और इनिशियल स्पीड मान लो यू है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? तो क्या लिखोगे? वी इनिशियल का या यू इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम को एम ही रहने दो, एम की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए नहीं दिया गया होगा। 2 का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखो, एच हाइट ऊपर है तो एम इंटू जी इंटू 20 मीटर, कितना हो जाएगा? 20 इंटू एम इंटू जी, का मान अगर 10 रखना चाहते हो तो 10 रखो, ये हो जाएगा 200 एम। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसको मान सकते हो 1 2 इक्वेशन, ऐसे जरूरत नहीं। तो इनिशियल तो पता चल गया, अब फाइनल लिखो। मान लो यहाँ वेलोसिटी v है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो पता ही है कि एच जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो यू फाइनल हमारा हो गया जीरो। के फाइनल v, अगर हम वेलोसिटी मान लिए हैं फाइनल को, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल का जो समेशन होगा वो यू फाइनल प्लस के फाइनल के बराबर होगा। यू इनिशियल तुम्हारा कितना था, कितना आया है देखो तो, एम जी एच के टर्म में 200 एम। और काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? इसको स्क्वायर कर ही लो, अगर करते हैं तो दो से कर, एक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है तो दो दूना चार होगा, दो से कटेगा तो दो बचेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ काट दिए, ऐसे काटेंगे कि एक दो से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम। तो 2 एम, ये वाला एम लिख रहे हैं, ये मीटर वाला नहीं लिख रहे हैं, मतलब मीटर प्रति सेकेंड वाला, इसको अभी हटा देते हैं।
2m बच जाएगा, 2m + 200m। तो क्या आने वाला है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 200m, काइनेटिक एनर्जी है 2m, बराबर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ये हो जाएगा 202m बराबर ½ mv²। m कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 404। रूट में 404 का जो भी मान आएगा उतना मीटर प्रति सेकेंड से हिट करेगा। समझ गए? 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब आसानी से समझ आया। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये क्वेश्चन, और सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताएं कि फाइनल स्पीड क्या होगी। समझ आया या नहीं तुम लोगों को? हाँ या ना बोलो तो। फैजान, काजल, पलक, इस तरह का और क्वेश्चन दे सकते हैं। बताओ पहले। देखो, एक क्वेश्चन और समझने का कोशिश करो। इसी तरह का ग्रेविटी से ही रिलेटेड है। मान लो एक बॉल है m मास का, इसको हम इनिशियली फेंके थे 40 मीटर प्रति सेकेंड से। काइनेमेटिक्स नहीं लगाना है, समझे? अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करना है। मान लो कि ये 15 मीटर ऊपर चला गया बॉल। तो बॉल 15 मीटर ऊपर, बॉल की स्पीड क्या होगी वो बताना है कि बॉल की स्पीड क्या होगी 15 मीटर ऊपर। क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल, या स्पीड्स भी आ सकता है। स्पीड तो एक ही आएगा, मतलब वेलोसिटी पूछता तो वेलोसिटीज भी। स्पीड ऑफ बॉल व्हेन बॉल इज एट 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बना के बता दो थोड़ा सा। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 15 मीटर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ जब फेंक रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक क्या थी, फिर यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक के समेशन के बराबर कर देंगे। इजीली बन जाएगा। बना के बताओ थोड़ा सा। देखो, हम भी साथ में बताते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा तुम लोग बनाने में। घर पे इन सभी क्वेश्चंस को खुद से बनाना। देखो, फेंक रहे थे, ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी है। मास की जरूरत नहीं पड़ती है, कट जाता है, इसीलिए मास नहीं दे रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ½ m × 40 का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ½ m × v² के बराबर होगी। और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो m × g × 15 के बराबर हो जाएगी। सही है? यहां तक समझ आया? m सब जगह से देखो कॉमन आके कट जाएगा, तो एक लाइन में ये खत्म हो गया। इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं थी। और देखो, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600/2। ये हो जाएगा 800 बराबर v। v तो हमको निकालना ही, ये हो गया v²/2। और इधर बच गया 15g। 15g हो गया 150। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 800। उसको इधर भेजेंगे, 800 में से 150 घटेगा। तो v²/2 बराबर होगा 800 माइनस 150। इसको सॉल्व करेंगे 650। इस दो को उधर भेजेंगे, इसमें गुना हो जाएगा। v² बराबर 1200। 650 का क्या हो जाएगा, 1300।
और स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो यहाँ रूट पड़ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 10√13 मीटर प्रति सेकेंड से बॉल जा रहा होगा जब ये 15 मीटर पे होगा। समझ आया या नहीं आया ये बात बताओ हमको थोड़ा। समझे? दूसरा है, इसी तरह से वर्क एनर्जी, इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक क्वेश्चन और है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 200 न्यूटन प्रति मीटर। एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास दिया गया है 2 kg। इस ब्लॉक को दबाकर छोड़ दिया गया, ये इसके साथ ऐसे चिपका हुआ नहीं है, बस ऐसे दबा हुआ है। तो ब्लॉक को, स्प्रिंग को दबाया गया है, स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर से दबा दिया गया है। ठीक है? तो इफ स्प्रिंग इज compressed up to 20 centimeter with help of plank, oh sorry, with help of block, स्प्रिंग को दबा दिया गया है 20 सेंटीमीटर तक विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड देन रिलीज। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक when spring is in natural length। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा उस समय क्या स्पीड होगी ब्लॉक की। ये जो सतह है ये फ्रिक्शन लेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और सतह पर कोई भी घर्षण, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? एब्सेंट। और कोई घर्षण है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एब्सेंट, जीरो है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, एक्सटर्नल तो कोई है ही नहीं, सिर्फ है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा? तो स्प्रिंग फोर्स। ये एक बार और बता दे रहे हैं, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे तब तो पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन हमेशा क्या रहेगा? स्थिर। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ाए थे, हाफ के एक्स स्क्वायर सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो इसको यूज करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर को। देखो दबाएं कितना है? 20 सेंटीमीटर से, इसको मीटर में बदल लेंगे और 20 सेंटीमीटर तक दबा हुआ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। जब नेचुरल पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में होता है जीरो। तो जो भी है यहाँ पर स्पीड क्या है? इनिशियली जीरो। तो देखो अगले में हम दिखाएं फिर से फिगर बना के, जैसे स्प्रिंग जब दबा हुआ था, जब स्प्रिंग दबा हुआ था उस समय में जो ब्लॉक की स्थिति थी उसकी स्पीड थी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। काइनेटिक का तो खेल खत्म। पोटेंशियल का सूत्र होता है हाफ के स्क्वायर। दबा कितना था? 20 सेंटीमीटर से, मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर। वैल्यू रखो, हाफ के का मान कितना है? 200। 0.2 का क्या करोगे? स्क्वायर, बराबर हो गया के फाइनल। जब स्प्रिंग छोड़ दिए नेचुरल लेंथ में आ गया तो एक्स क्या हो गया? जीरो। तो ये हो गया हाफ के इंटू जीरो का स्क्वायर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, यही लिख देते जीरो। समझे? तो ये हो गया जीरो। बचा पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक कह रहे हैं, काइनेटिक क्यों जीरो कर दिया? पोटेंशियल ना जीरो था, काइनेटिक तो था ही। काइनेटिक फाइनल तो होगा ही। और यहाँ स्पीड को v मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है? जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दो से काटेगा, यहाँ 100 हो गया। 100 गुने 0.2 का स्क्वायर 0.04।
हाफ एम कितना है, 2 kg, और वी निकालना है। ये भी कट गया, ये उड़ेगा, 100 भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 = v²। वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा √4, दैट इज 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब इतना दबा के छोड़ेंगे तो ब्लॉक किस स्पीड से जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड से। समझ गए यहां तक? ठीक है। अब आगे देखो, इसी तरह का एक क्वेश्चन हो, घर से बना के लाना। इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, ये 2 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 200 न्यूटन प्रति मीटर। समझे? और इसको दबाया गया है एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर तक। थोड़ा सा डाटा वगैरह चेंज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला, रूट वूट वाला ना आए। के को ले लो 100 न्यूटन प्रति मीटर, मास ले लो 2 kg, 10 सेंटीमीटर तक दबाया गया है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, है ना, व्हेन स्प्रिंग एक्वायर्स नेचुरल पोजीशन। ठीक है, इसको करके रखना, अगले दिन फिर मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुम लोग ताकि सब नोट्स कर सको। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पेज 1, ठीक है। नेक्स्ट, पेज 2, पेज 3, पेज 4, नेक्स्ट पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, पेज 10, पेज 11। ये होमवर्क रहा। ठीक है।